नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से संबंधित जानकारी। कल महाराणा प्रताप जी की जयंती थी 9 मई। इस उपलक्ष्य में आज हम ये महाराणा प्रताप का टॉपिक करेंगे, जो कि जिस परीक्षा में राजस्थान का इतिहास जुड़ा होता है उसमें महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न जरूर आता है और लगभग हर परीक्षा में महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो आज देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत हो जाए। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी 2 पंक्ति की कविता बोलता हूँ मैं महाराणा प्रताप के बारे में, फिर हम शुरुआत करेंगे। हल्दी घाटी में समर लड़्यो, हल्दी घाटी में समर लड़्यो, वो चेतक रो असेवार कठे, वो मायड थारो पूत खठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। नमस्कार दोस्तों, अब करते हैं हम अपनी टॉपिक की शुरुआत। देखिए महाराणा प्रताप का जन्म कल 9 मई थी ना, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1940 को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। एक बात ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अकबर का भी कभी पूछ लें तो महाराणा प्रताप के 2 साल बाद में अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है, अब देखते हैं मृत्यु। उन्नीस जनवरी, या 9 है तो इसके एक और लगा दो। समझ रहे हो ना बात को? ये 9 मई है तो इसके एक और लगा दो, तारीख 19 हो जाएगी। जनवरी 1597। तो महाराणा प्रताप का कुल जीवन काल कितना हुआ? 57 वर्ष हो गए ना। 1540 से 1597 के बीच में कितने साल का था जन्म जीवन काल महाराणा प्रताप का? 57 वर्ष का। देखो इससे संबंधित एक प्रश्न और, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि महाराणा प्रताप का जीवन काल था 57 वर्ष। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में पहले। एक इससे संबंधित एक प्रश्न और आया हुआ है पहले, तो वो कौन सा है? देखिए साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म होता है 1540 ईस्वी में, और इस समय विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था? 1597 विक्रमी संवत। और विक्रमी संवत की तारीख थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। यानी जिस समय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, उस समय विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था? हिंदी में ना कौन सा चल रहा था? 1597। ठीक है, 1597 महीना की जेठ माह की तृतीया थी, यानी जेठ माह की तीज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब देखिए, ये प्रश्न पहले आया था इससे संबंधित। देखो इधर 1597 है, इधर भी 1597 है, लेकिन ये विक्रमी संवत है, ये है ईस्वी सन।
तो प्रश्न ऐसे आया था कि मेवाड़ के किस शासक का जन्म जन्म और मृत्यु ईस्वी और हिंदी माह में एक ही वर्ष में हुआ था। तो हो गया ना, जन्म 1597 विक्रमी संवत में और मृत्यु 1597 में ईस्वी सन में। इसको देख करके भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुल जीवन काल महाराणा प्रताप का 57 वर्ष। पिता का नाम उदय सिंह। ये वे उदय सिंह है जिसको पन्ना दाय ने टोकरी में वो जिसके लिए बलिदान दिया था, चंदन का, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था ना, ये वही उदय सिंह है। माता जयवंताबाई। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंताबाई, जो कि कहां से थी? पाली के शासक अखेराज सोनगरा की बेटी, अखेराज सोनगरा। पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई। और इसी का पुत्र मान सिंह सोनगरा है, वो महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ता है। विवाह 1557 में किससे होता है? पत्नी का नाम अजबदे पवार। महाराणा प्रताप का विवाह किनके साथ होता है? 1557 में अजबदे पवार के साथ। और इनका पुत्र जो अमर सिंह था, अमर सिंह का जन्म होता है 16 मार्च 1559 को, यानी कि विवाह के 2 वर्ष बाद में इनके एक पुत्र होता है अमर सिंह। पंद्रह सौ बहत्तर में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु, यानी 28 फरवरी 1572 के दिन 72 में होली का दिन था, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब क्या है कि उदय सिंह अपनी बटियाणी एक रानी थी, उसके कहने पे अपने पुत्र जगमाल को शासक घोषित कर गए थे। तो जो ही उदय सिंह का जब दाह संस्कार करके आए, तो आते समय जब दाह संस्कार करके आ रहे थे, तो उस समय ग्वालियर का राम सिंह, सलूबर का कृष्णदास, इन्होंने मिलकर के क्या है कि आते समय ही महादेव जी की बावड़ी, एक जगह का नाम है, महादेव जी की बावड़ी। कौन सी जगह है? महादेव जी की बावड़ी। यहीं पर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित करते हैं। कहाँ पे? महादेव जी की बावड़ी। यह है गोगुंदा के पास। (28 फरवरी 1572)
होली का दिन था। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह अपनी रानी बटियानी के कहने पर बटियानी रानी के कहने पर जगमाल को शासक घोषित करके चले जाते हैं। जब इनका दाह संस्कार करके वापस आ रहे थे तो कृष्णदास और ग्वालियर का राम सिंह इन्होंने मिल करके और गोगुंदा के पास महादेव जी की बावड़ी के पास इनको शासक घोषित कर देते हैं। अब यहीं से शुरू होता है महाराणा प्रताप का संघर्ष। जो ही अकबर को पता चलता है कि मेवाड़ में नया शासक बन गया है महाराणा प्रताप, तो जब मान सिंह जब गुजरात अभियान पे गया हुआ था तो अकबर ने उनके पास संदेश पहुंचाया कि वापस आते टाइम नहीं, इससे पहले क्या करता है कि महाराणा अकबर को जो ही इस बात का पता चलता है कि मेवाड़ में नया शासक बैठा है तो उनके पास दूत भेजता है। कितने दूत भेजता है? 4 शिष्टमंडल। समझाने के लिए, प्रताप को समझाने के लिए। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजता है। तो ये 4 दूत कौन कौन से हैं? सबसे पहले जाता है जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची कब जाता है? सितंबर 1572। सितंबर 1572 को सबसे पहले जाता है जलाल खां कोरची। दूसरे नंबर पर फिर जाता है आपका मान सिंह। मान सिंह जब जलाल खां कोरची जाकर के आ गए, बात नहीं बनी, तो फिर मान सिंह गुजरात अभियान पे गए हुए थे। तो अकबर ने मान सिंह के पास संदेश पहुंचाया कि आप आते समय महाराणा प्रताप से मिल करके आना। तो मान सिंह जब वापस अजमेर आ रहा था तो महाराणा प्रताप से मिल करके आता है उदयपुर में, और महाराणा प्रताप की मान सिंह से भेंट होती है उदय सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? ये प्रश्न भी आया हुआ है परीक्षा में कि महाराणा प्रताप की मान सिंह से भेंट कहाँ पे हुई थी? तो उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप की मान सिंह से भेंट हुई थी। लेकिन जब मान सिंह भोजन करने लगा तो महाराणा प्रताप ने इनके साथ भोजन नहीं किया था, तो इससे नाराज होकर के मान सिंह चला गया। मान सिंह आया था 6 जून 1573। देखिए ये सितंबर 1572 में आता है जलाल खां कोरची। मान सिंह आता है 6 जून 1573 को। तीसरे नंबर पे आता है भगवंत दास। भगवंत दास कौन था? ये बहारमल का पुत्र था भगवंत दास। यह आता है अक्टूबर में, अक्टूबर 1573 में। और अंतिम बार आता है टोडरमल, यह आता है दिसंबर
दिसंबर 1573 में। अब कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन आया, जलाल खां कोटची, दूसरे नंबर पे कौन आया, मान सिंह, तीसरे पे आया भगवंत दास, चौथे पे आया टोडरमल। ये तीन तो आए थे 1573 में। लास्ट के तीन कब आए, 73 में। जो लास्ट के तीनों थे ना, तीनों के तीनों कब आए, 73 में, ये ध्यान रखना। और एक आया था 72 में। अब जो टोडरमल है ना, तो ये इनकी तो महाराणा प्रताप से ये मिल ही नहीं सके थे। यानी ऐसा कौन सा दूत था जो महाराणा प्रताप से बिना मिले हुए लौट गया, तो वो कौन था, टोडरमल। अब इनको क्रम ध्यान रखने के लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखना है। सूत्र आपका है जला, मानसिंह, बागा, टोडरमल। क्या ध्यान रखना है, जला, मानसिंह, बागा, टोडरमल। जला से जलाल, जलाल खां, मानसिंह, बागा भगवंत दास और टोडरमल। यानी कि जो कौन भाग गया था बिना मिले, कौन भाग गया था, टोडरमल। और जलने कौन लग गया था, मानसिंह, क्योंकि ये भी राजपूत था, महाराणा प्रताप भी राजपूत था। महाराणा प्रताप का स्वतंत्र राज्य था, ये अकबर के सानिध्य में काम कर रहा था, इसलिए ये महाराणा प्रताप से जलता था। तो जड़ा कौन, मानसिंह, और बिना मिले भाग गया कौन, टोडरमल। तो जला, मानसिंह, भागा, टोडरमल। और इस लाइन को ध्यान रखना, इस हिसाब से आपके चारों के चारों नाम भी हो जाएंगे, क्रम से भी हो जाएंगे, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि बिना मिले कौन सा दूत वापस आ गया था, क्योंकि ये भाग गया था ना बिना मिले। तो इनका क्रम आप ध्यान रखना। लास्ट के तीनों थे वो 73 में आए थे, यही ध्यान रखना आप, तो 73 ही। और जून, अक्टूबर, सितंबर ये ध्यान रखो तो रख लेना, नहीं तो 73 जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब जब बार बार दूत भेजने के बाद भी प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर के दिमाग में आने लग गया कि भाई इतने हम पूरे भारत के शासक हो गए, लेकिन ये एक छोटा सा मेवाड़ है, ये आंखों की किरकिरी बना हुआ है। तो अकबर भी इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेता है, और फिर 1576 में, सॉरी 1576 में, में 1576 में अकबर आता है अजमेर। अजमेर आकर के अजमेर के किले में, जो अकबर का किला कहा जाता है, कौन सा किला, अकबर का किला, अकबर का किला निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। और इसे मेगजिन दुर्ग भी बोलते हैं, मेगजिन, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ अपने शस्त्रागार अपने शस्त्रों को रखा था इस अकबर के किले में, इसलिए इसको मेगजिन दुर्ग भी कहते हैं। तो अकबर अपने इस किले में आता है, और यहीं पे मान सिंह को हल्दीघाटी युद्ध की बागडोर संभालता है। अब मान सिंह यहाँ से चलता है फरवरी 1576 में मान सिंह अजमेर से चलता है, और इनके साथ कौन कौन है, मुगलों की तरफ से इस हल्दीघाटी के युद्ध में कौन कौन लड़ रहा था। तो देखो इनके साथ आए थे मान सिंह, मान सिंह के नेतृत्व करता कौन था, मुगलों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, मान सिंह, और इनका सेनापति कौन था,
इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह। और हरावल दस्ता था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हासिम मोहम्मद। एक आया था इनके साथ आसफ खां। कौन आया था? आसफ खां। यानी ये वो व्यक्ति है जो मुगलों की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के विरुद्ध लड़ रहे थे, जिनमें मान सिंह नेतृत्व कर रहा था। हासिम मोहम्मद जो सेना का जो दस्ता होता है ना, सेना जैसे दो भागों में बटी हुई है, जैसे ये सेना है तो एक सेना तो चलेगी आगे आगे, तो इसका एक का नेतृत्व तो ये करेगा, तो इसको तो बोलते हैं हरावल। आगे वाले दस्ते को क्या बोलते हैं? हरावल। और पीछे वाले को बोलते हैं चंद्रावल। तो हरावल दस्ता, हरावल जो अग्रिम पंक्ति थी सेना की, उस हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था मुगलों की तरफ से? हासिम मोहम्मद। एक इनके साथ था मुजाहिदीन बेग। एक कौन था? मुजाहिदीन बेग। एक था मेहतर खां। साथियों ये मुख्य है, बाकी तो लड़ने को तो खूब लड़ रहे थे, लेकिन इनका अलग अलग, क्योंकि जैसे हासिम मोहम्मद है तो ये अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा था, यानी हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। और जो मेहतर खां, इसके बारे में भी आगे आएगी कुछ डिटेल। एक था आपका बदायूनी। एक कौन था? बदायूनी। बदायूनी एकमात्र इतिहासकार, यानी बदायूनी एकमात्र इतिहासकार था जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में वहां पे उपस्थित था। ये तो हो गए मुगलों की तरफ से लड़ने वाले। अब इधर ने प्रताप की तरफ से नेतृत्व करता कौन था? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी हुआ कब था? 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? 18 जून 1576 को। कई किताबों में 21 जून 1576 भी लिखा हुआ आता है। 21 जून 1576, और दोनों ही ऑथेंटिक बुकों में है ये। तो ये दोनों ऑप्शन तो आ भी जाएंगे तो ये पर्सन डिलीट हो जाएगा, और दोनों में से कोई ऑप्शन आए, जैसे एक ही ऑप्शन आया तो आपको ये करना है, और एक ही ऑप्शन आता है और उसमें 21 जून आता है तो आपको 21 जून 1576 करना है। दोनों साथ आ जाएंगे तो पर्सन डिलीट हो जाएगा, या हाँ जो दोनों साथ आएंगे तो फिर पर्सन डिलीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑथेंटिक किताबों में ये है। बाकी अकेले अकेले चाहे तो 21 जून आ जाए तो भी आपको 21 जून करनी है, 18 जून अकेले आए तो 18 जून अकेले करनी। अब देखो इधर मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे मान सिंह, हासिम मोहम्मद, आसफ खां, मुजाहिदीन बेग, मेहतर खां, बदायूनी। प्रताप की तरफ से महाराणा प्रताप खुद सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और हकीम खां सूरी हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। यानी जो हकीम खां सूरी है वो हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे, और इनका जो बामा शाह है वो चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। और इनकी तरफ से और कौन कौन लड़ रहा था तो देखो, ग्वालियर से लड़ रहा था राम सिंह। ग्वालियर से कौन लड़ रहा था? राम सिंह, और इसका पुत्र था एक
शालिवाहन कौन था? एक तो ग्वालियर का राम सिंह, और राम सिंह का एक पुत्र था शालिवाहन। और लड़ रहे थे देवगढ़ से रावत सांगा, देवगढ़ से रावत सांगा और भीम सिंह डोडिया। भीम सिंह डोडिया। एक सलूमर से कौन लड़ रहा था? कृष्णदास। सलूमर से कृष्णदास। भील राणा कुंजा। भील राणा कुंजा। तो ये किन की तरफ से लड़ रहे थे? महाराणा प्रताप की तरफ से। यानी प्रताप की तरफ से कौन कौन लड़ रहा था? महाराणा प्रताप खुद नेतृत्व कर रहे थे। हकीम का सूर्या रावल दस्ते का, भामाशाह चंद्र रावल दस्ते का, ग्वालियर का राम सिंह, शालिवाहन, देवगढ़ से रावत सांगा, भीम सिंह डोडिया, सलूमर से कृष्णदास और भील राणा कुंजा इत्यादि ये लोग महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। अब देखते हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हाथी कौन कौन से लड़े थे। महाराणा प्रताप की तरफ से और इधर मुगलों की तरफ से। पिछली बार प्रश्न आया था रीट में इससे संबंधित। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। महाराणा प्रताप की तरफ से, उधर है मुगलों की तरफ से। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? यानी कि हल्दीघाटी के युद्ध में हाथी कौन कौन से लड़ रहे थे? तो महाराणा प्रताप की तरफ से इधर लिखेंगे, मुगलों की तरफ से उधर लिखेंगे। तो महाराणा प्रताप के खुद के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। और हाथी कौन कौन से लड़ रहे थे? एक लूना, चक्रवाक, साणेराम। ये ध्यान रखना है। जैसे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आए तो राम प्रसाद, और महाराणा प्रताप की तरफ से और कौन कौन से हाथी लड़ रहे थे? तो एक तो लूना, चक्रवाक और साणेराम। ये चारों ही हाथी किसकी तरफ से लड़े थे? महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दीघाटी के युद्ध में। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप के खुद के हाथी का नाम क्या था जिसके ऊपर महाराणा प्रताप खुद चलता था? तो वो है राम प्रसाद। इधर मुगलों का हवाई, ये था अकबर का हाथी। अकबर के हाथी का नाम क्या है? हवाई। मर्दाना किसके हाथी का नाम था? मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। और इसमें कौन कौन से थे? गजमुक्ता और गजराज। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से यह हाथी लड़े थे। हवाई अकबर खुद का था,
मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और 2 हाथी ये और थे। इधर महाराणा प्रताप के खुद के हाथी का नाम राम प्रसाद और ये 3 हाथी और लड़े थे। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम वो आपको सबको पता ही है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था राम प्रसाद। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम युद्ध की। फरवरी 1576 में अजमेर मानसिंह को हल्दीघाटी युद्ध के लिए नेतृत्व सौंपता है। अप्रैल में मानसिंह मांडलगढ़ पहुंच जाता है अपनी सेना लेकर के। कहाँ पे? मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जब महाराणा प्रताप को पता चलता है तो महाराणा प्रताप भी मानसिंह कहाँ पहुंचता है? मांडलगढ़। अजमेर से चल करके मांडलगढ़ पहुंच जाता है मानसिंह। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चलता है कि भाई युद्ध अपने को करना पड़ेगा, तो महाराणा प्रताप भी गोगुंदा के पास, गोगुंदा व खमनोर के बीच हल्दीघाटी के दर्रे गोगुंदा और खमनोर के बीच हल्दीघाटी के दर्रे में महाराणा प्रताप भी अपनी सेना लेकर के पहुंच जाते हैं। अब देखो, अब होता है युद्ध चालू। अकबर की सेना में से सैनिक थे 5000। अबुल फजल लिखता है ये बात कि अकबर की सेना में कितने सैनिक थे? 5000। जबकि प्रताप की सेना में सैनिक कितने थे? 3000। अबुल फजल अकबर की सेना बताता है 5000 और महाराणा प्रताप की सेना बताता है 3000। जबकि मोनोतनेसी बताता है अकबर की सेना 40000 जबकि प्रताप की सेना 10000। अब जैसे ये हल्दीघाटी का जो ये क्षेत्र है, अब इसमें क्या है कि इधर से मुगल सेना आती है, इस साइड गोगुंदा की तरफ से इधर से प्रताप की सेना आती है। इधर से मुगल सेना आती है, इधर से प्रताप की सेना आती है। ये जो हल्दीघाटी, ये जो जगह है हल्दीघाटी, यहाँ पे ये युद्ध होता है। अब इसी युद्ध के अंदर इतिहासकार कौन था? बदायूं। अब देखो, युद्ध 18 जून को युद्ध होने वाला है और युद्ध के टाइम पे यहाँ पे इतिहासकार बदायूं, देखो बदायूं यहाँ पे उपस्थित था। अब क्या होता है कि बदायूं यहाँ, जैसे आजकल के पत्रकार जगह रोक करके बैठ जाते हैं ना पहले, इसी तरीके से बदायूं भी पहले वहाँ पे जाके पहुँच गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब क्या है कि वहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए अमर सिंह। अब अमर सिंह को पता चलता है कि अमर सिंह का नाम सुना हुआ था बदायूं का। जब अमर सिंह उधर से निकला तो बदायूं ऊपर से आवाज आई, घबराने लगा, पत्ते होते हिले। तो अमर सिंह ने देखा ऊपर कि अरे कौन चढ़ रहा है ऊपर। बदायूं ने बोले भाई साहब मैं तो पत्रकार हूँ। बोलो पत्रकार है?
बोले ते कौन है? बोले मैं अमर सिंह हूँ। अमर सिंह को नाम सुने तो नाम सुनता ही घबराता ही नीचे हार पड़े। अमर सिंह बोले कि देख ठीक है तो फोटो फाटो तो खींच लीजिए, लेकिन फोटो है कि खींचे कि जी के मायने मारी तो दिखे जीत और मुगला की दिखा हार। बोले ठीक है साहब है कि खींचूंगा। अब जो ये युद्ध होता है, युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप मान सिंह का हाथी लड़ रहा था। महाराणा प्रताप जो ही मान सिंह के पास जाते हैं और अपना भाला फेंकते हैं, तो जो ही मान सिंह महाराणा प्रताप ने भाला फेंका, फेंकते ही मान सिंह पीछे घूमा, बचने के लिए ऐसे घूमा। बदायूनी भाई साहब यहाँ फोटो खींचने के लिए तैयार थे। जो ही घूमा तो बदायूनी ने फोटो खींच ली। फोटो खींच कर सीधी भेज दिया अकबर के पास। अभी इस युद्ध के अंदर राजपूतों का आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगलों की सेना भाप ही नहीं पाई। पहले तो प्रारंभिक आक्रमण से घबरा करके मुगल सेना पीछे हटने लगी, मुगलों के सैनिक भागने लगे। जब मुगलों के सैनिक भाग रहे थे तो इसी समय एक व्यक्ति था मीतर खां, वो मुगलों की तरफ से लड़ा था ना मीतर खां। तो इस मीतर खां ने ये यहाँ था ही। तो मीतर खां ने इस भागती हुई सेना को बोला कि अकबर खुद ही बोले युद्ध में आ रहे हैं, कि अकबर खुद पहुंचने वाले हैं। अब भागती हुई सेना के पैर वापस रुक गए, क्योंकि जब अकबर खुद जब आ रहा है तो सेना डर करके भाग रही थी। भागती हुई सेना के पैर यहीं पे रुक गए और फिर इन्होंने वापस युद्ध के अंदर, अब मुगलों की सेना थी ज़्यादा होने के कारण राजपूतों पे आक्रमण खूब जोर से इन्होंने किया। फिर जो ये आक्रमण किया तो राजपूत कम संख्या में कम तो थे ही। जब राजपूतों को ऐसा लगने लग गया कि महाराणा प्रताप खुद बीच के अंदर मुगलों के अंदर गिर गए, इसी समय जालाबीता या इसी को कहते हैं जालाबीता या जालामान, जो महाराणा प्रताप का जो राज मुकुट था उसको अपने सर पे ओढ़ लेते हैं। यानी कि महाराणा प्रताप का जो राज मुकुट है उसको अपने सर पे ओढ़ लेते हैं और सर पे ओढ़ करके महाराणा प्रताप को यहाँ से निकाल देते हैं। और महाराणा प्रताप को यहाँ निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? हकीम कासूर की। हकीम कासूर ने ये दिमाग लगाया कि अब हम तो मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप का जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। तो इन्होंने जालामान को इशारा किया, तो जालामान ने इनके राज मुकुट को अपने सर पे ले लिया। हकीम कासूर ने इनको वापस भेज दिया। अब जो ही महाराणा प्रताप इस तरफ आ रहे हैं उदयपुर की तरफ, तो यहाँ पे एक स्थान है बलीचा। कौन सा? बलीचा। इस बलीचा के पास एक नाला है और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक इस नाले को कूदता है। पीछे पीछे दो मुगल सैनिक भी आ रहे हैं। महाराणा प्रताप के पीछे दो मुगल सैनिक लग गए। तो जो ही महाराणा प्रताप इस यहाँ पीछे पीछे आ रहे थे तो चेतक ने छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही चेतक यहाँ मर जाता है और प्रताप यहाँ पे बच जाते हैं। जो ही यहाँ पे छलांग लगाते पर चेतक मर गया। कौन सी जगह पे? बलीचा। और इसी बलीचा में इसकी चेतक का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है? बलीचा गांव में। कहाँ पे? बलीचा गांव में, जहाँ पे ये नाले से कूदते हुए मर गया था। अब जो ये घोड़ा तो चेतक तो खत्म हो गया। अब
महाराणा प्रताप यहाँ बचे। अब जो राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति के अनुसार महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह। अब जो ये दो सैनिक पीछे पीछे हो लिए तो इनको देख लिया शक्ति सिंह ने, जबकि शक्ति सिंह और जगमाल ये दोनों भी मुगलों की तरफ से ही लड़े थे। महाराणा प्रताप के दोनों भाई शक्ति सिंह और जगमाल वही था जिसको उदय सिंह राजा बना करके गए थे। तो जगमाल और शक्ति सिंह दोनों की इनकी तरफ से लड़े थे मुगलों की तरफ से। तो शक्ति सिंह और जगमाल भी यहाँ मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को जाते हुए देख लिया और पीछे पीछे इन दोनों मुगलों को जाते हुए देख लिया। तो शक्ति सिंह भी इनके पीछे हो गया। जब ये चेतक यहाँ कूद गया, महाराणा प्रताप यहाँ खड़े हैं, पीछे से शक्ति सिंह आवाज लगाता है महाराणा प्रताप को, ओ नीले घोड़े रा असवार। ये शब्द किसने बोले थे? ये शब्द पहली बार शक्ति सिंह ने बोले थे महाराणा प्रताप के लिए, जब महाराणा प्रताप का घोड़ा इस नाले से कूद गया था, प्रताप यहाँ था। तो पीछे से आवाज लगाई, ओ नीले घोड़े रा असवार। अब जो ही उन्होंने बोला कि ओ नीले घोड़े रा असवार, तो इन मुगल सैनिकों ने पीछे मुड़ करके देखा, यहाँ तक शक्ति सिंह पहुंच गया था। जो ही इन दोनों ने पीछे की तरफ देखा कि भाई अपने पीछे कौन आ रहा है, तभी शक्ति सिंह ने तलवार से इन दोनों की गर्दन उड़ा दी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देकर के शक्ति सिंह वापस आ जाता है। यह युद्ध निर्णायक रहा, यानी इसमें न प्रताप की विजय हुई न मुगलों की विजय हुई। लेकिन अकबर का जो सपना था महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने का, वो भी पूरा नहीं हो सका। इसी युद्ध में जो बहलोत खां जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, बहलोत खां भी मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। तो इस बहलोत खां अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था बहलोत खां। तो महाराणा प्रताप ने एक ही झटके से, यानी बीचों बीच सर से लेकर के बीचों बीच तलवार से लेकर के इनको एक ही झटके में अलग कर दिया था बहलोत खां को। और बहलोत खां भी लड़ रहा था मुगलों की तरफ से। ठीक है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? 18 जून 1576 को। सेना किसकी कितनी थी? अकबर की 5000, प्रताप की 3000। अबुल फजल के अनुसार, ये बात बताता कौन है? अबुल फजल, जो कि वहां उपस्थित था नहीं। अकबर की सेना का नेतृत्व करता मान सिंह था, प्रताप की सेना का नेतृत्व करता महाराणा प्रताप खुद थे। हरावल दस्ते का हासिम मोहम्मद कर रहे थे, जबकि इधर हकीम का सूरी कर रहे थे हरावल दस्ते का। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रहने के बाद युद्ध हो गया, युद्ध निर्णायक रहा। मुगल सेना यहीं इधर डटी रही, राजपूत अधिकतर खत्म हो गए, महाराणा प्रताप बच करके आ गए। तो मुगल यहीं पे है। जब अकबर को पता बदायूं ने फोटो भेज दी है, तो अकबर देखो कि ये तो मान सिंह और आसफ खां, तो मान सिंह तो पीठ दिखा रहे थे, इसको मतलब कि ये तो पीठ दिखा दिया। तो आसफ खां मान सिंह दोनों के ही मुगल दरबार का प्रवेश पर बंदी लगा दिए थे, यानी मुगल दरबार में प्रवेश पर बंदी लगा दिए तो दोनों पर ही। मान सिंह से नाराज भी हो गया था इस युद्ध में। अब ये युद्ध निर्णायक रहा तो अकबर खुद आता है। फिर आगे की बात हम देखते हैं अभी। अब आता है अकबर खुद। कब आता है? 1576 में, सितंबर 1576 में अकबर खुद उदयपुर आता है।
मेवाड़ में आता है। उदयपुर को जीतता है और उदयपुर का नाम रखता है मुमदाबाद। अकबर उदयपुर आता है 1506। अदिति घाटी के युद्ध जब अनिर्णायक हो गया, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगलों की सेना वहां डटी हुई थी, तो अकबर खुद आया और सितंबर 1576 को अकबर खुद आता है, उदयपुर को जीतता है। उदयपुर को जीत करके उदयपुर का नाम क्या रखता है? मोमदाबाद। इसको जीत करके मोमदाबाद नाम रख करके अकबर वापस चला जाता है। फिर भेजता है अपने दूसरे दूत। इसके बाद अपने सेना नायकों को भेजता है। फिर उसके बाद आता है कौन? शाहबाज खान। शाहबाज खान 3 बार आता है। कितनी बार? 3 बार। पहले आता है 1577 में। अक्टूबर 1577 में अकबर किसको भेजता है? शाहबाज खां को। शाहबाज खां 1577 में, अक्टूबर 1577 में शाहबाज खान आता है और कुंभलगढ़ को जीतता है। शाहबाज खां जब पहली बार आया महाराणा प्रताप के विरुद्ध, कब आया था? अक्टूबर 1577, और आते ही कुंभलगढ़ को जीता। और इस कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र सेना नायक, यानी कि कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र सेना नायक कौन था? शाहबाज खान। फिर शाहबाज खान 1578 को आता है। दिसंबर 1578 में आता है। फिर भी असफल रहता है। फिर आता है 1579, नवंबर 1579, लेकिन फिर भी अकबर को अधीनता स्वीकार कराने में कामयाब नहीं होता है। ये प्रश्न बहुत बार आ गया कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को कितनी बार भेजा था? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 1507, देखो याद रखना, छिंतर में युद्ध हुआ, फिर छिंतर में सितंबर, युद्ध तो जून में होता है, सितंबर में अकबर आता है, उदयपुर को जीतता है और उदयपुर का नाम मोमदाबाद रख देता है। फिर छिंतर के बाद 77 में शाहबाज खान खुद आता है, कुंभलगढ़ को जीतता है। फिर शाहबाज खान 78 में आता है और फिर 79 में आता है। 3 बार आता है। इस कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र सेना नायक कौन था? शाहबाज खां। और इस कुंभलगढ़ को मेवाड़ का मेरुदंड कहते हैं। मेवाड़ का मेरुदंड किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। वो बात हम बाद में करेंगे, राणा कुंभा को पढ़ाइए तब। 3 बार आ गया शाहबाज खान। उसके बाद आता है दास्तान खां। कौन आता है? दास्तान खां। ये भी कब आता है? 1579 में। दिसंबर 1579 को आता है दास्तान खां, लेकिन ये भी असफल रहता है। फिर आता है आपका रहीम खाना खान, जिसे हम रहीम दास जी कहते हैं। वो
रहीम, उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाना खान। तो रहीम आते हैं 1580 में, और ये कहाँ पे आते हैं? शेरपुर पे आक्रमण करते हैं। रहीम खान ने आक्रमण कहाँ पे किया? शेरपुर पे। कब? 1580 में। लेकिन इस शेरपुर पे आक्रमण के समय ही अमर सिंह ने इस रहीम के परिवार को, इनकी परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था अमर सिंह ने। जो इस बात का पता महाराणा प्रताप को चलता है तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को बोलता है कि इनको वापस से सम्मान वापस लौटा के आओ इनको। तो अमर सिंह ने रहीम खान के परिवार को ससम्मान वापस भिजवा दिया था। तब रहीम खान ने कहा था कि तुर्कों का राज चला जाएगा। क्या कहा था? कि तुर्कों का राज चला जाएगा, लेकिन प्रताप का स्वाभिमान और प्रताप का धर्म हमेशा अमर रहेगा। ये बात किसने कही थी? रहीमदास ने। क्योंकि उनके परिवार की महिलाओं को जब वापस लौटा दिया, तब रहीम ने ये बात कही थी कि तुर्कों के राज का अस्त हो जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप के स्वाभिमान और महाराणा प्रताप के धर्म का अंत कभी नहीं होगा, शाश्वत रहेगा। अब देखते हैं इसी युद्ध में, अब कई बार प्रश्न आता है ये भी, इसी हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप के सैनिक घायल हो जाते हैं, तो इन घायल सैनिकों का इलाज, घायल सैनिकों का इलाज महाराणा प्रताप कहाँ पे करते हैं? उदयपुर के पास ही है कोल्यारी गांव। हल्दी घाटी के युद्ध में हुए घायल सैनिकों का इलाज महाराणा प्रताप ने कहाँ पे किया था? गोगुंदा के पास कोल्यारी गांव में। और इसी गोगुंदा के पास महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी है। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? उदयपुर के पास थी आवरगढ़। कौन सी? आवरगढ़। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज कहाँ पे किया था? कोल्यारी गांव। ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है। कौन से गांव में? कोल्यारी गांव में। और महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? आवरगढ़। महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप की 4 राजधानी रही थी। सबसे पहले गोगुंदा, महाराणा प्रताप की पहली राजधानी थी गोगुंदा। बाद में थी कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की दूसरी राजधानी थी कुंभलगढ़। लेकिन कुंभलगढ़ को भी शाहबाज खान ने जीत लिया था। पहली बार जीतने वाले सेनानायक शाहबाज खान ही थे। तो महाराणा प्रताप की पहले राजधानी जहाँ पे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप की दूसरी राजधानी कुंभलगढ़, जहाँ राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया था। प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। और पहली राजधानी भी गोगुंदा ही। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव, यानी उत्सव कहाँ पे मनाया गया? कुंभलगढ़ में, जो कि महाराणा प्रताप की दूसरी राजधानी थी। और महाराणा प्रताप की तीसरी राजधानी थी आवरगढ़। कौन सी थी? आवरगढ़। और चौथी राजधानी थी चामुंड। ये भी महाराणा प्रताप की राजधानियों का क्रम भी परीक्षा में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। गोगुंदा, सबसे पहले गोगुंदा जहाँ पे राज्याभिषेक हुआ, कुंभलगढ़ जहाँ पे राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया, तीसरी आवरगढ़ जो कि अस्थायी राजधानी थी। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? आवरगढ़। ये बनाया था 1577 में।
कुंभलगढ़ को जब शाहबाज खान ने जीत लिया था तब। और चौथी राजधानी थी चावंड 1585 में। तो महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? आवरगढ़। और महाराणा प्रताप के जो शस्त्र थे, महाराणा प्रताप अपने शस्त्र कहाँ रखते थे? तो वो रखते थे शस्त्रागार। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा। यह प्रश्न भी आया हुआ है परीक्षा में कि महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहाँ था? तो कहाँ था? मायरा की गुफा, उदयपुर। और अस्थायी राजधानी आवरगढ़। और राजधानियों का क्रम ये है, महाराणा प्रताप की राजधानियों का क्रम: गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, चावंड। पंद्रह सौ 80 में जब रहीम खां भी असफल होकर के चले जाते हैं तो फिर आते हैं 1582 में सुल्तान खां। अकबर का चाचा। 1582 में आता है सुल्तान खां। जो कि दिवेर का युद्ध। कौन आता है 1582 में? सुल्तान खां। अब आता है दिवेर का युद्ध। इससे पहले हम देखते हैं कि हल्दीघाटी को युद्ध को किसने क्या कहा, ये देखते हैं। ये दिवेर का युद्ध बाद में देखेंगे। हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। बदायूनी ने अपनी पुस्तक, बदायूनी की पुस्तक कौन सी थी? मुंतक उल तवारिक, यानी मुल्तक उल तवारिक। यानी बदायूनी खुद उपस्थित था हल्दीघाटी के युद्ध में, यानी मूल स्थान पे तारिक को वो उपस्थित था। ये ध्यान रखना, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन बदायूनी ने इसी पुस्तक में किया है। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा है? इसे गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा है? गोगुंदा का। अबुल फजल ने तो कहा है खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध। एक राजस्थान के इतिहासकार थे कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास के पिता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है? कर्नल टोड। राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है? कर्नल टोड। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक का नाम भी लिख देता हूं मैं, एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल टोड की पुस्तक है एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इन्होंने इसे कहा है मेवाड़ का मैराथन। ने मेवाड़ की
मेवाड़ की थर्मोपली। ये तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। क्योंकि अबुल फजल वहाँ उपस्थित नहीं था। अब बदायूनी, क्योंकि ये युद्ध ज़्यादा गोगुंदा की तरफ लड़ा गया था, तो बदायूनी जब वहाँ खुद था तो बदायूनी को तो एक्चुअल स्थिति का पता है, गोगुंदा के पास लड़ा गया था। खमनोर वहाँ से थोड़ा दूर था, तो अबुल फजल वहाँ था नहीं, तो इसको एग्जैक्ट जगह का पता नहीं है, लेकिन बदायूनी वहाँ खुद था। और युद्ध कहाँ हुआ? गोगुंदा के पास। तो बदायूनी खुद ने तो देखा था, इसलिए उसने सही जगह बता दिया। बदायूनी ने बताया गोगुंदा। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसको कहा है मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली। और बनास नदी के पास लड़े जाने के कारण इसे बनास नदी का युद्ध भी कहा जाता है। बनास नदी के पास लड़े जाने के कारण हल्दी घाटी के युद्ध को बनास नदी का युद्ध भी कहा जाता है। अब देखते हैं दिवेर का युद्ध। ये सब महाराणा प्रताप से संबंधित है, ये सबके सब 1582 दिवेर का युद्ध। नेतृत्व कौन कर रहा है अब की बार? अमर सिंह। इनकी तरफ से नेतृत्व कर रहा है सुल्तान खान। दिवेर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच। किन के बीच हुआ था? इधर सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अमर सिंह। और मुगल सेना का कर रहे थे सुल्तान खान। सुल्तान खान जो कि अकबर का चाचा था, अकबर का चाचा। दिवेर के युद्ध हुआ कब? 1582। प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था अमर सिंह, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था सुल्तान खान जो कि अकबर का चाचा था। इस युद्ध में विजय होता है प्रताप की विजय होती है इसमें। और सुल्तान खां मारा जाता है। सुल्तान खां के बीचों बीच बाला निकाल दिया था अमर सिंह ने, जो कि जमीन में भी गड़ गया था। तो सुल्तान खां यहाँ पे मारा जाता है। सुल्तान खां मारा जाता है, प्रताप की इसमें विजय हो जाती है। उसके बाद दिसंबर 1584 में फिर अकबर अपना अंतिम अभियान भेजता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध। किनके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवा। और ये जगन्नाथ कछवा कौन था? ये जयपुर का कछवा शासक ही था। कौन था? जयपुर का कछवा शासक। दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवा और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है। और इसी युद्ध में घायल होने के बाद जगन्नाथ कछवा भी मारा जाता है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी है।
जगन्नाथ कछवा दिसंबर 1584 में प्रताप के विरुद्ध अकबर का सेनापति बन करके आता है। यहाँ युद्ध होता है, युद्ध में घायल हो जाता है। मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ में ही इनकी 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। किनकी है? जगन्नाथ कछवा की। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। पंद्रह सौ चौरासी तक आ गए। अब एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनके सेना नायक कौन कौन से आए थे प्रताप के विरुद्ध। दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो 1576 में तो हल्दीघाटी का युद्ध होता है। इसमें तो पता ही आपको मान सिंह नेतृत्व करता था। 1576 में तो कौन? मान सिंह। यानी महाराणा प्रताप के विरुद्ध कौन कौन से अभियान किए थे और उसका नेतृत्व करता कौन कौन था? 1576 में मान सिंह, फिर अकबर खुद। ये भी 15 से, ये सितंबर 1576 में। ठीक है। उदयपुर को जीतता है। उदयपुर को जीत करके इसका नाम मुमदाबाद रखता है। फिर आता है शाहबाज खां। कब आता है शाहबाज खां? अक्टूबर 1577। और ये कुंभलगढ़ को जीतता है। 1577 में कौन आता है? शाहबाज खां कुंभलगढ़ को जीतता है। और फिर पहली बार फिर दूसरी बार शाहबाज खां दिसंबर 1578। फिर तीसरी बार आता है ये शाहबाज खां नवंबर 1579। फिर आता है दास्तान खां, ये 1579। फिर आता है रहीम खान, ये आता है 1580। शेरपुर पे आक्रमण करता है। फिर आता है सुल्तान खान, (1582) दिवेर के युद्ध में। फिर आता है जगन्नाथ कछवा, देखो मान सिंह आता है, अकबर आता है, शाहबाज खान 3 बार आता है, फिर दास्तान खान आता है, फिर रहीम खान आता है, फिर सुल्तान खान आता है, फिर जगन्नाथ कछवा 1500 दिसंबर 1584 में। ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के कौन कौन से अभियान रहे, कब कब रहे, ये आपके सामने चल रहा है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आगे की। 1585 में 1585
लूणा चावंडिया 1585 में लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाया चावंड को। प्रश्न आ जाए कि चावंड को राजधानी किसको हरा करके बनाया था, तो लूणा चावंडिया को। 1585 में लूणा चावंडिया को हरा करके महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई चावंड को। किसको? चावंड को। एक थोड़ी सी चीज हम चर्चा करना चाहिए यहाँ पे। एक तो देखो, जो मेवाड़ के महाराणा होते थे ना, मेवाड़ के महाराणाओं का जो राज तिलक है ना, वो करते थे ऊंदरी गांव के भील गमेती। यानी मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक कौन करता था? यानी अपनी अंगुली को काट करके खून से राज तिलक करते थे। कहाँ के? ऊंदरी गांव के भील गमेती। यानी इस गांव की गमेती बोलते हैं गांव के मुखिया को। ऊंदरी गांव का जो मुखिया होता था ना, वो मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करता था। और एक और है कि मेवाड़ के महाराणाओं की अनुपस्थिति में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मेवाड़ महाराणाओं की अनुपस्थिति, यानी मेवाड़ के महाराणाओं की अनुपस्थिति में मेवाड़ का शासन कौन संभालता था? तो जो सलूबर का शासक होता था ना, कहाँ का? सलूबर। जो सलूबर का शासक होता था ना, वो मेवाड़ के महाराणाओं की अनुपस्थिति में मेवाड़ का शासन संभालता कौन था? सलूबर का जो शासक होता था वो। एक हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 1580 में जब महाराणा प्रताप बिल्कुल टूट चुका था, दर दर की ठोकरें खाने लग गए थे, ऐसे समय में चित्तौड़ के पास चूलिया गांव, चित्तौड़ का कौन सा गांव? चूलिया। चित्तौड़ के चूलिया गांव के पास इनकी भेंट होती है भामाशाह से। 1580 में चित्तौड़ के चूलिया गांव के पास महाराणा प्रताप की भेंट होती है भामाशाह से। तो भामाशाह ने महाराणा प्रताप को लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी उस समय, जिनसे कितनी मुद्राएं? 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को दी थी भामाशाह ने। इन 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से लगभग 25,000 सैनिकों, यानी लगभग 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक इनका काम चला। यानी इनकी तनख्वाह उनखार वो जो भी है ना, इनका खर्चा, तो इनका 12 वर्ष तक खर्चा चला था 25,000 सैनिकों का। इतनी ये 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी भामाशाह ने, जिनसे लगभग 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक का खर्चा वहन किया महाराणा प्रताप ने।
और देखो, एक हल्दी घाटी के युद्ध से पहले भील राणा पुंजा को इन्होंने अपनी सेना का मुखिया अपनी सेना में लिया और मेवाड़ के राजमुकुट में भील नेता का प्रतीक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद हल्दी घाटी की युद्ध के बाद, ये भी ध्यान रखना। हाँ, हम बात कर रहे थे 1585 में अस्थाई राजधानी बनाया चावंड को, किसको हरा करके? लूणा चावंडिया को, बात कर चुके हैं बात। अब ये चावंड देखो, इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में आया था वो प्रश्न कि चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा था, यानी कि चावंड, वो प्रश्न में लिख देता हूँ आपके पास, चावंड मेवाड़ की राजधानी यानी चावंड है जो मेवाड़ की राजधानी रहा था, ये प्रश्न आया था। अब उसमें ऑप्शन क्या क्या थे? 1605, 1597, 1615 और 1610। यानी चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा था, ये प्रश्न आया था और इसमें उत्तर मानना था 1615 को। तो प्रश्न आ जाए कि चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा तो 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहा चावंड। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में ये लिखा हुआ है कि 1585 में लूणा चावंड को हरा करके महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो कि अगले 28 वर्ष तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा। अगले 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा। तो सन पूछ ले कि कब तक रहा जन, तब तो आपको करना है 1615। और ऐसे पूछ ले कि चावंड कितने वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा, तो 28 वर्ष तक। लेकिन अब आप इन 28 को 85 में जोड़ोगे तब आएगा आपका 1613। भाई 1585 में राजधानी बनी और 28 वर्ष जोड़ते तो 1613 आता है, लेकिन 1613 ऑप्शन में था नहीं। तो अपने को तो ध्यान रखना है कि चावंड को अस्थाई राजधानी महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को रख करके बनाई, जो कि अगले 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा चावंड। और सन लिखे हुए आ जाए ऑप्शन में तो आपको 1615 करना है। चलिए, अब 1585 में सुल्तान खां की मृत्यु हो गई थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, छतरी भी बना दिया 18 खम्भों की, 32 खम्भों की सॉरी। उसके बाद 1597 यानी 1585 से लेकर के 1599 तक, 1585 से लेकर के 1599 तक अकबर ने कोई भी अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा। और इसका कारण क्या था कि जो काबुल और कंधार है ना, काबुल और कंधार में अफगानों ने विद्रोह कर दिया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत है कंधार और काबुल में, तो अकबर 85 से लेकर के 99 तक अगले 14 वर्ष तक उस साइड में बिजी रहा, कंधार और काबुल की तरफ, इसलिए प्रताप की तरफ कोई अभियान नहीं किया। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 1597 में एक धनुष के वो बाण चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 तक हो जाती है, 1597 में हो जाती है।
1585 से लेकर के 1599 का जो ये साल था, जो ये लगभग 14 साल थे, तो इन न तो इनके बीच में कोई संधि हुई, लेकिन संधि नहीं होने के बावजूद भी अकबर ने कोई अभियान नहीं भेजा। अभियान नहीं भेजने का कारण अफगानों के विरुद्ध जो विद्रोह हो गया था, उनको उस साइड में बिजी होना था। तो इस काल को है ना, इन 14 वर्षों को 1585 से लेकर के 1599 के बीच में जो 14 वर्ष है, इनको अघोषित संधि काल बोला जाता है। अघोषित संधि काल, अघोषित संधि काल। इन 1585 से 99 के 14 वर्षों को अघोषित संधि काल बोला जाता है। प्रताप के बारे में लिखी गई कुछ पुस्तक देखो। बीकानेर का एक कवि है माला साधु। बीकानेर के कवि माला साधु ने प्रताप की प्रशंसा में प्रताप की प्रशंसा में झूलने लिखे थे। यानी कि प्रताप की प्रशंसा में बीकानेर के जो कवि था माला साधु ने प्रताप की प्रशंसा में क्या लिखे? झूलने। एक है दुर्सा आडा, नाम सुना होगा आपने दुर्सा आडा। इसी दुर्सा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को पृथ्वीराज राठौड़ की एक जो पुस्तक थी, जो रचना थी वेली कृष्ण रुक्मणी, उस वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 18वां पुराण कहा था दुर्सा आडा ने। और इसी दुर्सा आडा ने प्रताप की प्रशंसा में विरुद्ध सत्री लिखी। यानी दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कौन सी पुस्तक लिखी थी? विरुद्ध सत्री। आर.सी. मजूमदार, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने प्रताप के जीवन चरित्र पर एक उपन्यास लिखा था। कौन सा? राजपूत जीवन संध्या। यह भी प्रश्न बहुत बार आता है कि राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा? यानी राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर उपन्यास लिखा और उसका नाम था राजपूत जीवन संध्या। एक था आपका केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट ने महाराणा प्रताप पे लिखा है प्रताप चरित्र। महाराणा प्रताप की प्रशंसा में केसरी सिंह बारहट ने प्रताप चरित्र नामक पुस्तक लिखी। और इसी केसरी सिंह बारहट ने
फतेह सिंह को 13 सोटे बेचे थे, जो कि चित्तौड़गढ़ के स्टेशन पे वो 13 सोटे दे करके आया था केसरी सिंह बारहट। फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में जा रहा था, और महाराणा प्रताप की प्रशंसा में इसी केसरी सिंह बारहट ने प्रताप चरित्र नामक पुस्तक लिखी। महाराणा प्रताप का जो दरबारी कवि था चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र ने 2-3 ग्रंथ लिखे थे। एक तो है आपका राज्याभिषेक पद्धति। कौन सी है? राज्याभिषेक पद्धति। एक आपकी मुहूर्त माला, एक है व्यवहार आदर्श, जो कि ये है जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र ने एक राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार आदर्श, ये दोनों ज्योतिष ग्रंथ थे। एक लिखी थी मुहूर्तमाला, और एक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, वो थी विश्ववल्लभ। कौन सी थी? विश्ववल्लभ। ये जो कि 9 भागों में थी, और इसमें किसका वर्णन किया गया है? एक तो कृषि और जल प्रबंधन का। कृषि और जल प्रबंधन का वर्णन इस विश्ववल्लभ पुस्तक में, जो कि 9 भागों में किया गया था। किसका? कृषि और जल प्रबंधन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये चक्रपाणी मिश्र की प्रताप के शासनकाल में लिखी गई। एक है महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी का है बारडोली। 8 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? बारडोली में। कितने खंभों की? 8 खंभों की। और महाराणा प्रताप के स्मारक महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है? जो फतेह सागर झील है ना उदयपुर में, फतेह सागर झील फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी पहाड़ी है एक। प्रश्न आ जाएगा कि महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है? तो उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी पहाड़ी पर है। और महाराणा प्रताप का एक स्मारक और बनाया जा रहा है, जो कि पुष्कर घाटी में। महाराणा प्रताप का दूसरा स्मारक कहाँ है? पुष्कर घाटी अजमेर में। एक दो बात और ध्यान रखना। भामाशाह है ना,
भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक, भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना है कि भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता है, तो फिर पहला उद्धारक कौन है? यानी मेवाड़ का पहला उद्धारक किसे कहा जाता है? और एक प्रश्न और है कि राजस्थान का 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1857 की, ये प्रश्न वैसे ही है आप भामाशाह। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है। महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था? चावंड में राणा प्रताप ने। एक राणा प्रताप ने चावंड शैली महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का उद्भव हुआ। यानी चावंड शैली का उद्भव कब हुआ था? महाराणा प्रताप के समय में। और चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निसारदीन। निसारदीन ने चित्र बनाया था रागमाला। निसारदीन ने कौन सा चित्र बनाया था? रागमाला। ये निसारदीन किस चित्र शैली से संबंधित है? चावंड शैली। चावंड शैली का विकास या उद्भव कब हुआ? महाराणा प्रताप के समय में। ठीक है साथियों, महाराणा प्रताप से जन्म से लेकर के और महाराणा प्रताप की मृत्यु तक का समय आ गया है इसमें, जो कि महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी फैक्ट थे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और राजस्थान की लगभग एग्जाम में ये प्रश्न आते ही इससे संबंधित। और लॉकडाउन चल रहा है, लगातार पढ़ते रहिए और हम रोज़ अलग अलग टॉपिक वाइज, जो कि रीट, पटवार, एसआई और हाई कोर्ट, एलडीसी, इनसे संबंधित टॉपिक हम करवाएंगे, जो कि इन चारों परीक्षाओं से संबंधित जो टॉपिक है वो हम करवाएंगे। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक और शेयर और कर देना साथियों। जय हिंद, जय भारत।